नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरिडिबिलिटी पार्ट 12। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरे वीडियो के हिंदी या इंग्लिश में लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आना हो तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर जाएं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो में अब तक के बनाए गए सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। पुराने वीडियो को यदि आप एक्सेस करेंगे तो शायद हो सकता है सारे वीडियोस के लिंक उसमें ना मिले। मैं वैसे समय समय पर उनके लिंक को अपडेट करता रहता हूं, लेकिन आप यदि लेटेस्ट वीडियो में आएंगे तो आपको सारे वीडियोस के लिंक जरूर मिल जाएंगे। अब तक बनाए गए वीडियोस में इस हेरिडिबिलिटी सीरीज़ में मैंने इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स, जनरल फीचर्स, मिथ और मिसकंसेप्शंस, इम्पोर्टेंस और यूजेज ऑफ हेरिडिबिलिटी इस बारे में डिस्कशन किया। इसके अलावा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिबिलिटी में से मैंने आइडेंटिकल ट्विन की बेसिस पर, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, हाफ सिव इंफॉर्मेशन की बेसिस पर, फुल सिव इंफॉर्मेशन की बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है, इस बारे में मैंने चर्चा किया। आज के इस लेक्चर में मैं कुछ सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट की चर्चा करूंगा जिसके बेसिस पर हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो कुछ एक सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि जिसके बेसिस पर किस तरीके से हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया जा सकता है। यहाँ पर एपरेंट हेरिडिबिलिटी और रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी, यह दो सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट अक्सर चर्चा किए जाते हैं और वाइवा में या इंटरव्यू में या एग्ज़ाम्स में अक्सर एपरेंट हेरिडिबिलिटी और रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस वजह से यह कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एपरेंट हेरिडिबिलिटी। एपरेंट हेरिडिबिलिटी estimate heritability by dividing the dams mated to a sire in two groups, for example better and inferior। यहाँ पर जब हम apparent heritability को जब एस्टिमेट करते हैं तो यहाँ पर हम जो डैम्स हैं उन्हें हम सबसे पहले दो ग्रुप में बांटते हैं। ऐसे डैम्स जिनकी परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं उसे एक ग्रुप में रखते हैं, और ऐसे डैम्स जिनकी परफॉर्मेंस पुअर होती है उसे हम दूसरे ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरीके से हम दो ग्रुप में डैम्स को रखते हुए और तब किसी एक पार्टिकुलर साइड के साथ उन्हें मेट करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेनी ऑफ द टू ग्रुप्स ऑफ डैम्स इज रिकॉर्डेड एंड हेरिडिबिलिटी इज ऑब्टेन्ड एज। अब जो दो तरीके के डैम्स के ग्रुप थे उनसे जो प्रोजेनी आएंगे वह भी हम ध्यान में रखेंगे कि यह सुपेरियर डैम से ये प्रोजेनी आया है या इन्फेरियर डैम से आया है, और उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल्स होगा उसे इस फार्मूला पे रखते हुए हम एपरेंट हेरिडिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एपरेंट हेरिडिबिलिटी का जो फार्मूला होता है वह है डिफरेंस इन डॉटर रिकॉर्ड्स ऑफ टू ग्रुप्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन डैम्स रिकॉर्ड इन टू ग्रुप्स। अब हमारे पास जो दो तरीके के ग्रुप थे, डैम्स के ग्रुप थे, सुपेरियर टाइप के डैम्स थे और इन्फेरियर टाइप के डैम्स थे, वहाँ से जो दो ग्रुप में डॉटर्स आए उसमें से दोनों में हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस ऑफ डॉटर्स फ्रॉम बेटर डैम्स माइनस परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ डॉटर्स फ्रॉम बेटर डैम्स माइनस एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ डॉटर्स फ्रॉम इन्फेरियर डैम्स। तो इस तरीके से हमने डिफरेंस निकाला दोनों तरीके के डॉटर्स रिकॉर्ड में, और फिर उसे हमने डिवाइड किया डिफरेंस इन डैम्स रिकॉर्ड ऑफ टू ग्रुप्स, जो दो ग्रुप हमने बनाए थे वहाँ पर जो एवरेज परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है,
उनके साथ इसे हमने डिवाइड किया, तो जो हमें वैल्यू मिलेगा वह एपरेंट हेरिडिबिलिटी का मिलेगा। अब जो दूसरा सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट है वह जो दूसरा सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से हम हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं वह कंसेप्ट है रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी का। तो रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी क्या होता है वह देखेंगे। द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन एंड सिलेक्शन डिफरेंशियल इन द सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट एस्टिमेट्स द हेरिडिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड एज रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी। यहाँ पर रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यह जो फार्मूला होता है रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन का एक बहुत ही नोन सा फार्मूला है, सभी रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन या जेनेटिक गेन का यह काफ़ी चर्चा में रहने वाला फार्मूला है। जनरली इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। जेनेटिक गेन और रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इक्वल होता है हेरिडिबिलिटी इनटू सिलेक्शन डिफरेंशियल। इस फार्मूला को हम जनरली यूज़ करते हैं ब्रीडिंग में। तो इस फार्मूले की मदद से हम हेरिडिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर यदि हमें हेरिडिबिलिटी को कैलकुलेट करना हो तो हेरिडिबिलिटी इक्वल्स हो जाएगा रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन डिवाइडेड बाय सिलेक्शन डिफरेंशियल। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट किया रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन या जेनेटिक गेन डिवाइडेड बाय सिलेक्शन डिफरेंशियल के माध्यम से। इसे हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, दूसरी तरीके से इस तरीके से भी हम इसे दिखा सकते हैं कि हेरिडिबिलिटी इक्वल्स सुपेरियरिटी ऑफ प्रोजेनी डिवाइडेड बाय सुपेरियरिटी ऑफ पेरेंट्स। तो ये फार्मूला को यूज़ करते हुए हम रियलाइज्ड हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब लास्ट में जब हमने कई सारे मेथड्स हेरिडिबिलिटी एस्टिमेशंस के देख लिए, हम ट्विंस के बेसिस पर, हम हाफ शिप के बेसिस पर, हम फुल शिप के बेसिस पर, पेरेंट ऑफ स्प्रिंग के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर या फिर सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम हेरिडिबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। हमने कई सारे मेथड्स देखे। अब इनमें से किस मेथड को यूज़ किया जाए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ईच मेथड हैज़ सम एडवांटेजेस एंड सम लिमिटेशंस दैट मेक देम सुटेबल फॉर सम स्पीसीज एंड फॉर सम ट्रेट्स एंड नॉट इन अदर सिचुएशंस। हर मेथड्स की कुछ एडवांटेज और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इस वजह से कोई एक पार्टिकुलर मेथड किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज़ में या किसी एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए सूटेबल होता है, जबकि अन्य स्पीसीज़ में अन्य ट्रेट के लिए वह सूटेबल नहीं होता है। चॉइस ऑफ द मेथड ऑफ हेरिडिबिलिटी एस्टिमेशन इज वाज यूजुअली डिक्टेटेड बाय द बायोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द टाइप्स ऑफ द डाटा अवेलेबल। अब हम किस मेथड को चूज़ करेंगे वह डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजी फिजियोलॉजी कैसा है, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी कैसा है। वह एक बार में लिटर में ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उनकी सिंगल यूनिपेरस होते हैं, एक एक करके बच्चों को वो जन्म देते हैं। यदि ग्रुप में बच्चों को जन्म देते हैं तो उस कंडीशंस में फुल शिप मिलेंगे। यदि काफ़ी कम बच्चे वो प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हाफ शिप वाला मेथड को हम चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी किस तरीके का ऑर्गेनिज्म का है, इंडिविजुअल का है, स्पीसीज़ का है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास डाटा किस तरीके के अवेलेबल है, हमारे पास क्या पेरेंट के डाटा अवेलेबल है या नहीं है, फुल शिप के डाटा अवेलेबल है क्या, तो हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशंस किस तरीके के अवेलेबल है, उसके बेसिस पर भी हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमें किस प्रकार का मेथड को यूज़ करना चाहिए अपने फार्म पर। इस एग्जांपल की बात करें, हमारे पास फुल शिप आर वेरी फ्यू इन कैटल्स, बफलो एंड अदर यूनिपेरस स्पीसीज, देयरफॉर फुल शिप एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड इन सच स्पीसीज। अभी जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था कि यूनिपेरस स्पीसीज़ में फुल शिप बहुत कम होते हैं। ऐसे स्पीसीज़ जहाँ पर ग्रुप्स में बच्चे, लिटर में बच्चे का बर्थ होता है, जैसे पिग में, पोल्ट्री में कई सारे बच्चे एक साथ हैच करते हैं, तो उस कंडीशंस में आप फुल शिप को यूज कर सकते हैं। लेकिन यूनिपेरस स्पीसीज़ में आप फुल शिप मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन जनरल पैटर्नल हाफ शिप कोरिलेशन मेथड
is most commonly employed for heritability estimation in majority of livestock। तो ये जो पैटर्नल हाफ शिफ्ट कोरिलेशन मेथड होता है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइवस्टॉक में, और यह जो लास्ट लाइन है यह अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, फिलअप में, वाइवा में, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि लाइव स्टॉक में कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो हाफ शिफ्ट कोरिलेशन, हाफ शिफ्ट में भी पैटर्नल हाफ शिफ्ट कोरिलेशन मेथड एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं लाइव स्टॉक में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिफरेंट सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन में जो यूज किए जाते हैं इस बारे में मैंने चर्चा किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कोई पॉइंट आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।